नमस्कार, बहुत स्वागत एक बार फिर आपका कहानी कुर्सी की मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान समीर चौगांवकर जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और प्रोफेसर संगीता की जी। पाकिस्तान से बड़ी खबर आई थी, एक बार फिर आपको मैं बता देता हूं कि सीधी इमरान खान से जुड़ी हुई है और उनका भविष्य भी कुछ हद तक बता देती है क्या होने वाला है। पाकिस्तान के पूर्व ISI चीफ को 14 साल की सजा दे दी गई है। ये वो फैज हामिद हैं जो इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते ISI के DG थे और इनको आसिम मुनीर ने पहले जेल डलवाया, कोर्ट मार्शल करवाया और अब इनको 14 साल की सजा हो गई है। और आरोप क्या है इन पर कि ये राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हुए। भाई कमाल ही हो गया, सारी की सारी सेना पॉलिटिक्स करती है। अभी उनका पार्टी का सेना का प्रवक्ता आके 2.5 घंटे इमरान खान पर बोलता है, वो राजनीति नहीं है। और इस आदमी को राजनीति करने के लिए, सैनिक होकर राजनीति करने के लिए 14 साल की जेल में डाल दिया गया और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का भी वायलेशन करने का इसको दोषी पाया गया। यह बता रहा है कि इमरान खान से जो जुड़ा हुआ आदमी है, आसिम मुनीर उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब आप सोचिए इमरान का वो क्या करने वाला होगा, वो भी बता देता हूं। अब तो पाकिस्तानी खुलकर इस बात को कह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जेल में बंद इमरान खान को हर तरीके से तबाह और परेशान करना चाहते हैं और कर रहे हैं। पंजाब की जो उनकी विधानसभा है, वहां पर कल इमरान खान और इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें इमरान खान और उनकी पार्टी PTI को देश का दुश्मन बताया गया और इनको राजनीति से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। मतलब ना इमरान खान कभी राजनीति कर पाए, चुनाव लड़ पाए, ना उनकी पार्टी उसकी मान्यता बचे, उसको बैन कर दिया जाए। ये प्रस्ताव असेंबली में, पंजाब की असेंबली में पास हुआ। और पंजाब की असेंबली में पास होना और पाकिस्तान की संसद में पास होना एक ही बात है, क्योंकि वहां भी पंजाब से ही आए ज्यादातर लोग बैठते हैं। और इसके बीच में जो इनके इमरान खान के कुछ एक विधायक थे, इन्होंने उसका बहिष्कार किया। आरोप है कि इमरान खान ने देश के खिलाफ काम किया और यह प्रस्ताव उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया है जो पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता ने की थी, जनरल शरीफ चौधरी ने इमरान खान के खिलाफ, जिसमें उसने इमरान खान को देश का दुश्मन, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया था। और अब खुलकर वहां यह कहा जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी को बैन किया जाए। आप कह सकते हैं कि उसका पहला कदम जो है पाकिस्तान में वो उठा लिया गया। सर, इसका क्या नतीजा होगा? वही बात है कि पाकिस्तान की जब तक आवाम सड़क पर नहीं आएगी, वो रास्ता तो पूरा कर रहे हैं। इससे भी समझ लीजिए कि मुनीर साहब जो है इमरान से बड़े डरे हुए हैं और उनको लग रहा है कि देश जो है उनके खिलाफ खड़ा होता जा रहा है। और उसी को लेकर अब कितना वो कर सकते हैं, बैन कर देंगे इलेक्शन के लिए, लेकिन सड़क पर तो जनता आ ही सकती है ना। अभी आप बंगाल में, पश्चिम क्या कहते हैं, बांग्लादेश में भी देखिए, बांग्लादेश में भी हो रहा है कि उनकी पार्टी को बैन कर दिया तो क्या हुआ, लोग सड़क पर नहीं आते, सड़क पर आ रहे हैं। लेकिन इसका मैसेज यही है कि आसिम मुनीर बहुत डरे हुए हैं इमरान खान को लेकर कि वो एक पॉलिटिकल, अब तो तय ही लग रहा है ना सर कि इनको प्रतिबंधित कर देंगे वो। उसमें तो कोई ऐसा बड़ा मुश्किल काम नहीं है, वो करेंगे उसको। और ये जो फैज हामिद का भी जो जिक्र हो रहा है, मैं अभी उसको भी देख रहा था। फैज हामिद का एक और इंटरेस्टिंग है कि वो दोनों लोग साथ साथ रहे एक बार में, फ्रेंड, मतलब एक ही रैंक पर। आसिम मुनीर वो फ्रंटियर फोर्स से थे और वो बलोच से, हामिद जो है, फैज हामिद जो है वो बलोच से, तो वहां से भी एक तरह का बलोच को, फ्रंटियर को तो देखेंगे तो वो दोनों ही अलग अलग तरीके से सोचने वाले हैं। तो फैज को भी इसी मैसेज के साथ दिया गया कि इमरान खान नेक्स्ट होंगे। मुझे ऐसा लगता है अब वो कितना वो करते पाते नहीं, नहीं लग रहा है। अब मतलब इनको जो 1-2 मामलों में सजा आनी बाकी है वो भी हो जाए। वैसे इनको 14 साल की कई सजाएं। सर, अगली खबर जुड़ी हुई इससे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो इस प्रकार का हुआ है। संभवतः ISI चीफ के साथ ऐसा हुआ है, संभवतः ये पहला केस है। ISI का चीफ, सही कहा आपने यार, वो तो बहुत ही, ये संभवतः पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला केस है। मिलिट्री चीफ वगैरह या जो मिलिट्री डिक्टेटर हुए हैं उनके साथ तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट हुआ है, वो तो भाग जाते हैं। हाँ, लेकिन ISI चीफ को हुआ हो ऐसा शायद मुझे नहीं लगता है। आपको लगता है पाकिस्तान की सेना में कोई असंतोष हो सकता है कि तुम इतने सीनियर आदमी के साथ ये कर रहे हो? नहीं, इसके बारे में एक और भी है कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2 भागों में बटी हुई है। 2 भागों में इसलिए बटी हुई है कि एक खेमा जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है, दूसरा मुनीर के साथ खड़ा है। अब मुनीर वाला जो है वो अभी आज के दिन में बहुत ताकतवर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इमरान खान के समर्थक लोग जो हैं वो आज के दिन में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कंप्लीटली गायब है। इमरान के साथ डायरेक्टली क्या किया जा रहा है वो भी देख लीजिए, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। इमरान की बहनें रोज जाती हैं जेल के बाहर मिलने के लिए कि आप मुलाकात करा दो, लेकिन धरना देकर परेशान हो जाती हैं। और शहबाज सरकार
इमरान खान को अब किसी और जेल में ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ये दोनों पति पत्नी सेम जेल में है, तो इनको अब दूसरी जेल में इमरान खान को डालने का मतलब एक और तरीके से परेशान करना। शहबाज शरीफ के एडवाइजर जो हैं एक इख्तियार अली, इन्होंने खुलकर कहा कि इमरान खान के समर्थकों के धरने की वजह से ये अडियाला जेल के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी बेहाल हो गई है, इसलिए इमरान खान को अब हम किसी और जेल में शिफ्ट करेंगे। अडियाला रोड पे बसने वालों के हर हफ्ते आप उनकी ज़िंदगी या जीवन बना दें। वहाँ के लोगों को, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जाना मुहाल हो जाता है, जिन्होंने वापस आना घर होता है उनकी ज़िंदगी मुहाल हो जाती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए और उनकी ज़िंदगी में रखने डालने से उनको महफूज बनाने के लिए जो भी इकदाम उठाने पड़ेंगे। अब सुना आपने क्या कहा इस आदमी ने, कैदी नंबर 804 को शिफ्ट कर दिया जाए। ये नाम नहीं लेते इमरान खान का, बैन है क्योंकि ऑफिशियल सरकार ने बैन किया हुआ है। पार्लियामेंट में भी आपने देखा होगा, उस दिन भी वो डिबेट में आप वहां आम आदमी इमरान खान का नाम नहीं ले सकता है मीडिया में, ये हालत कर दी गई और ये डर है उस आदमी का। लेकिन ये एक और तरीका, बहाना मिल गया इनको प्रदर्शनों के बहाने कि इमरान को ट्रांसफर करो किसी और। देखिए, ये तो लंबे समय से बहुत साफ दिख रहा था। और देखिए, वो कैदी नंबर 804 कह रहे हैं तो देश को पता है इसका मतलब क्या हुआ, यानी उनके देश को, पाकिस्तान को। अब सवाल ये है कि क्या ये भी लोगों को पता चलेगा कि कैदी नंबर 804 के साथ जिस तरह की ज्यादती हो रही है, जिस तरह की बर्बरता हो रही है, जिस तरह का टॉर्चर किया जा रहा है, उसका परिणाम भी कुछ देखने को मिलेगा क्या? मुझे लगता है जो पाकिस्तान की पार्टी है पीटीआई, उसके लिए बहुत हाई टाइम है, नहीं तो उन पर प्रतिबंध लगने वाला है। उनका नेता किसी दिन गायब हो जाएगा, उनको पता नहीं लगेगा। और एक बार ऐसा कुछ हुआ तो जो कैडर है, जो उनके समर्थक हैं, जो पिछले कुछ वर्षों से लड़ रहे हैं, वो गायब हो जाएंगे। और शायद पाकिस्तान में पूरी तरह से जो ये एक एस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई और इसका जो गठजोड़ है वही काम कर रहा होगा। अब पाकिस्तान लेकिन अपने देश में आग लगाने को पहला पाकिस्तान की सेना और सरकार खुद ही तुली हुई है। अब ये एक और ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान में जबरदस्त हंगामा होना तय है। पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक संकट इतना बढ़ा हुआ है कि उसका इलाज सोचते सोचते अब ये देश के टुकड़े करने पर आ गए। सही बात है, अपने ही देश को 12 हिस्सों में बांटने का पाकिस्तानी सरकार प्लान कर रही है कि हमारे जो ये राज्य हैं इनको छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर दिया जाए। और कहा जा रहा है कि इस फैसले पर पाकिस्तान की सरकार और सेना के बीच बातचीत फाइनल हो चुकी है, उनकी मोहर लग चुकी है। मतलब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये फैसला कर चुके हैं, तभी ये उनकी मीडिया में इस पर बहस हो रही है। पाकिस्तान की सरकार चाहती यह है कि 12 टुकड़ों में इन राज्यों को डिवाइड कर दो ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो जाए, प्रशासनिक काम अच्छा हो जाए। अच्छा, हमारे यहां भी काम हुआ है, ऐसा नहीं है। बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है। हमने किया है इस काम को। लेकिन ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अर्थ का अनर्थ करते देर लगती रही। अब पाकिस्तान को लगता है इससे साहब हमारी बहुत तरक्की हो जाएगी, हमारी जीडीपी में उछाल आ जाएगा। लेकिन होगा उल्टा, इससे पाकिस्तान के अंदर विद्रोह पैदा हो रहा है। अभी से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान प्रांत में आजादी का आंदोलन चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में वहां लड़ाके के जो हैं टीटीपी के, वो अफगानिस्तान के साथ मिल जाना चाहते हैं। सिंध प्रांत में भी अलग सिंधु देश बनाने की मांग चल रही है। अब इस सबके बीच आप ये फैसला कर रहे हैं तो इसका आप अंजाम सोचिए। जैसे पीपीपी जो बेनजीर भुट्टो की, बिलावल भुट्टो की पार्टी है, उन्होंने खुल के कह दिया साहब ये हम किसी कीमत पर होने नहीं देंगे, हमारी लाश पे गुजर के आप सिंध का बंटवारा करके जरा आप दिखा दो। सिंध का बंटवारा करोगे, सिंध जो है सबसे बड़ा सूबा है वहां का, शायद बलूचिस्तान, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, कराची है वहां पे, इंपॉर्टेंट शहर कराची वो वहां पर आता है। ऐसे ही किसी ने कहा, सिंध के जो मुख्यमंत्री हैं इनके, मुराद अली शाह, उन्होंने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई सिंध को बांटने की ताकत नहीं रखता। अब ये बनाना क्या चाहते हैं समीर जी? पंजाब का नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब, सिंध का कराची सिंध, मध्य सिंध, उपरला सिंध, केपी का उत्तरी केपी, दक्षिणी केपी, आदिवासी केपी, बलूचिस्तान का पूर्वी बलूचिस्तान, पश्चिमी बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान। ये इनकी रेमेडी है कि इससे साहब हम जो है कुछ बेहतर तरक्की कर पाएंगे।
लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर अभी कोई राजनीतिक सहमति नहीं बनी है। बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है पीपीपी, उसने इसका विरोध किया और तमाम जो छोटी पार्टियां जो गठबंधन में सरकार में शामिल है या जिन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई ये देश के हित में नहीं होगा और इस तरीका का फैसला सर्वानुमति से लिया जा सकता है, कोई एक व्यक्ति या एक सरकार तय नहीं कर सकती, सबकी सहभागिता होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी इसके ऊपर संसद में उनकी चर्चा होगी। फिलहाल इसको लेकर राजनीतिक मतभेद उभर कर आया और यह भी कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जिस तरीके से इमरान खान की पार्टी को कई मामलों पर सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में कोई इस तरह का गठबंधन आसिम मुनीर के खिलाफ बिलावल भुट्टो इमरान खान के साथ मिलकर कोई कर सकते हो? कि जो जेल बदलने की बात आ रही है, इसमें बिलावल भुट्टो की पार्टी ने विरोध किया है कि अड़ियाल जेल जो है वो ज्यादा सुरक्षित जेल है, इमरान खान को वही रहना चाहिए, किसी और जेल में आप शिफ्ट करोगे तो उनकी सेहत को खतरा हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आसिम मुनीर के कई निर्णयों के खिलाफ बिलावल भुट्टो के जो बयान आ रहे हैं, उनकी पार्टी के जो बयान आ रहे हैं, ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में शायद आसिम मुनीर के खिलाफ बिलावल भुट्टो जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे तो ये अभी तो समर्थन ही कर रहे हैं सरकार के। सर, अगली खबर देखना, आप बहुत मजेदार खबर है सच में मतलब वाकई। और इसका एक उदाहरण मैं आपको हिंदुस्तान का, हमारे यहां का भी दूंगा। खबर सुनिए। हर बात पर पाकिस्तान का नेता जो है ईश्वर की दुहाई देता है, ईमान की दुहाई देता है, लेकिन है बेईमान और मक्कार। इनके नेता, मैं आम पाकिस्तानी के तो नहीं कहता, इनके नेता ये बेईमान भी है, मक्कार भी है, चोर भी है और छोटे छोटे दामों में बिकने वाले भी हैं। और ये तो लाइव तमाशा हो गया पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। स्पीकर जो है, इन्होंने नोट लहराया हवा में, किसके पैसे खो गए, ये इन्होंने सवाल किया सामने, किसी के पैसे रह गए, शायद 50,000 रुपए थे। स्पीकर ने नोटों को लेकर दरअसल अपने सांसदों का ईमानदारी का टेस्ट किया। नोट लहराते हुए पूछा कि ये किसी के पैसे गिर गए हैं क्या। बाद में खबर आई कि जिसका था उसको मिल गया, लेकिन 50,000 रुपए में 12 सांसदों ने क्लेम कर दिया। ये तो सर इनकी हालत है। वो इंडिया वाला बता दें उदाहरण, समीर जी एक सेकंड बता दें। भारत में भी हमारी संसद में हुआ था ना। ऐसा कहा गया था कि अभिषेक मनु सिंघवी जी के, लेकिन उन्होंने भी उस पर सहमति नहीं दर्शाई। 50,000 रुपए मिले थे तो पूछा गया कि हमारे उल्टा हो गया था, तो कोई भी तैयार नहीं हुआ बताने के लिए कि हमारे पैसे, किसी ने क्लेम ही नहीं किया। वो अभी डिपॉजिट हो गए पैसे और आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया उस पर। राज्यसभा में पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को नहीं दिखाया था, उन्होंने नोट नहीं दिखाए थे। उन्होंने कहा था भाई कुछ पैसे मिले हैं हमें, इस सीट नंबर से मिले हैं, किसके हैं, तो जो इसके हैं वो ले आके। सीट अभिषेक मनु सिंघवी की थी वो। यहाँ 12 लोग पहुंच गए। अभी आपने प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना था? एक लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उन्होंने कहा लाखों करोड़ रुपया, उसका कोई अता पता नहीं कि वो किसका है, बैंकों में पड़ा है और हम उनके लोगों को ढूंढ करके प्रचार करके ढूंढवा रहे हैं कि भाई आपका पैसा है, ये प्लीज ले जाइए, और उसको क्लेम करने वाला नहीं है। पाकिस्तान तो 50,000 में 12 सांसद बिकने के लिए खड़े होकर के तैयार है कि भाई ये है। लेकिन एक पीछे वाली बात पर हम एक टिप्पणी करना चाहते थे। देखिए, उसके पीछे एक बात ये भी की जा रही है कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर जो विद्रोह चल रहा है, सिंध के अंदर विद्रोह चल रहा है, वहां पर विद इन द सिंधीज कम्युनिटी और विद इन द बलूचिस कम्युनिटी हम कैसे डिवाइड क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका एक ही तरीका है, उसका एक ही तरीका है कि हम इसको छोटे छोटे राज्यों में बांट दें। किस वजह से कहा आपने? सॉरी, मैंने ये कहा कि डिवाइड जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव 4 यूनिट है अभी, तो बलूच एक पॉकेट बलूच हो गया, एक पॉकेट सिंध हो गया। अब उनका यह है कि लड़ाई को कमजोर करने के लिए वहां पर यदि एडमिनिस्ट्रेटिव 4 यूनिट बना देते हैं, मान लेते हैं बिहार में बहुत चल रहा है, बिहार और झारखंड में चल रहा था, हमने 2 स्टेट में बांट दिया, तो एक स्टेट की लीडरशिप तो जो है ना उससे अलग हट गई ना। तो विद इन द बलूच जो है वो पॉलिटिकल डिवाइड हो सकता है, विद इन द सिंधी जो है वो पॉलिटिकल डिवाइड हो सकता है। और इसमें पंजाब भी एक बहुत बड़ा सूबा है, पंजाब भी स्प्लिट करता है कई हिस्सों में। तो ये भी उन लोगों का मानना होगा कि भाई पंजाबी डोमिनेंस में जो डिससैटिस्फैक्शन है, हाँ, वो कम हो हेल्प कर सकता है पाकिस्तानी सरकार को। बलूचों के अंदर जो डिससैटिस्फैक्शन है, देखिए वहां तो कम्युनिटी जो है, पंजाबी कम्युनिटी ही तो डोमिनेट करती है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में हो या रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट में है। इमरान खान को क्यों मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लाइक नहीं करता है? क्योंकि वो अलग वो पंजाबी तो है नहीं। आपने मुझे एक खबर याद दिला दी, वो मैं व्यूअर्स को वैसे बनवाना चाह रहा था। हाँ, ये जो बलूचिस्तान है ना, यहाँ पर एक रेकोडिक माइन है, गोल्ड माइन, सोने की खदान है, और बलूचों का ये साफ कह देना है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कोई नहीं छू सकता, क्योंकि तुम यहां से निकालते हो, पैसा कमाते हो और हमें बदले में कुछ नहीं देते। हम तो वैसे ही गरीब के गरीब सड़क पर हैं। अमेरिका के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने रेकोडिक माइन में क्रिटिकल मिनरल्स की खदानों में
खुदाई करने के लिए $1.25 बिलियन अप्रूव कर दिए फाइनेंस के। $1.25 बिलियन अमेरिका का बैंक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक खदान में क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग के लिए देने वाला है। तो ये जो बात हुई थी ना ट्रंप की और इनकी, वो जो बक्से में दिखाने के लिए दिखाया था उन्होंने लाल अब पैसा लगा रहा है सर रंगन पर। ट्रंप पैसा मतलब लगा वो बात आगे बढ़ गई ना। हाँ, ये तो उसका मतलब है कि वो मुनीर साहब ने उनको कहा, लेकिन बलोच होने देंगे ये? बलूच वो लड़ाई होगी, वो बलूची अमेरिका लीडर देखेगा। तो बलोच चीनियों को नहीं करने दे रहे काम। करने दे रहे वो, लेकिन मुनीर साहब के लिए तो ठीक हुआ ना कि भाई ट्रंप साहब को खुश किया, मोगम्बिक खुश हुआ। अब ट्रंप ने क्या किया अगला काम? ट्रंप ने एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से अपने सीज फायर या पीस डील के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा, और ट्रंप ने कहा कि भाई प्रैक्टिकल बनो। ज़ेलेंस्की नाम लेके कहा है, ही हैज टू बी प्रैक्टिकल। कितनी जानें गंवाओगे, कितनी जमीन और खोगे? और ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि मेरा समझौता वो मान लिया जाए। उन्होंने तो नंबर भी दिया शायद 72% के करीब की, इतना 70% से ज्यादा यूक्रेनी लोग चाहते हैं कि जैसे भी हो बस शांति कराओ जी हमारी। और लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं करने दे रहा। ज़ेलेंस्की ने, उन्होंने कहा था कि ज़ेलेंस्की ने तो पढ़ा भी नहीं मेरा जो मसौदा था। फिर ट्रंप ने यह भी कहा कि ज़ेलेंस्की को अब चुनाव कराना चाहिए, बहुत वक्त हो गया है, ज़ेलेंस्की चुनाव भी कराएं और हमारे प्रस्ताव को स्वीकार भी करें। I think he has to be realistic, and I do wonder about, how long is it going to be till they have an election? It's a democracy. It's a long time. They haven't had an election in a long time. It's losing a lot of people, and it's possible that the people, if you look at the polls, I will say 82%. There was a poll came out. 82% of the people are demanding a settlement be made. Ukrainian people. They want to see a settlement be made. I understand that. They're losing thousands and thousands of people a week. They want to see it ended. मतलब ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया है कि यूक्रेन में शांति जो है उसके बीच में रोड़ा केवल ज़ेलेंस्की है। कि ज़ेलेंस्की नहीं सीज फायर होने देना चाहते, ज़ेलेंस्की जंग नहीं रुकवाना चाहते हैं। जबकि ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, आप बाकी बातें कर लीजिए, लेकिन मैं जमीन बिल्कुल नहीं दूंगा। और उन्होंने चुनाव पर ज़ेलेंस्की ने स्टेटमेंट जारी किया, बकायदा वीडियो स्टेटमेंट है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी कह रहा है चुनाव करवाओ, मुझसे यूरोप भी कह रहा है चुनाव करवाओ। तो ये दोनों लोग, मतलब यूरोप और अमेरिका मिलके शांति की गारंटी दे दें, मैं चुनाव कराने को तैयार हूं, लेकिन ये सुरक्षा जंग के बीच में चुनाव करवाना है तो उस चुनाव की सुरक्षा की गारंटी ये देश दें, मिलकर दें। और ये अगर कर देते हैं तो मैं 60 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूं। तो मतलब ज़ेलेंस्की भी झुक नहीं रहे। त्रिपाठी जी नहीं, मतलब देखिए झुकने जैसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़ेलेंस्की को भी कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं, तो मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि नहीं पुतिन की हर बात मान लीजिए, ट्रंप के। आप जहां पर खड़े हैं, क्या आपके पास बार्गेन करने के लिए कुछ है? क्या आप ऐसी किसी स्थिति में हैं कि आप जिस जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं, विशेष करके जब यूएसएसआर टूटा और अब रशिया के जो उनके पड़ोसी देशों के साथ जो रिश्ते हैं या जिस तरह की लड़ाई है, उसमें यूक्रेन की लड़ाई तो बड़ी खतरनाक है। वो जिस हिस्से की बात कर रहे हैं वहां पुतिन कहते हैं कि यहां तो सारे के सारे रशियन रहते हैं, ये तो हमारे लोग हैं, हम इनकी लोगों की सुरक्षा करेंगे। अब चूंकि दो देशों के बीच का ऐसा मसला, उसको तीसरा नहीं सॉल्व कर सकता है, लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? मुझे लगता है उस पर बात करनी चाहिए। स्टेटस को कहां तक जाकर टिक कर सकते हैं उसकी बात करनी चाहिए। और यूक्रेन इतना तबाह हो गया है, तबाह, रशिया भी बर्बाद हुआ, लेकिन यूक्रेन इतना तबाह हो गया है, तबाह हो गया है। अच्छा, अब एक बड़ी खबर आई है, ये भी ज़ेलेंस्की ने दी। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रंप साहब ने 28 पॉइंट का पीस प्लान दिया था, हमने उसको 20 पॉइंट का कर दिया है। और उस 20 पॉइंट को हमने 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में बांट दिया। पहला, शांति का फ्रेमवर्क कैसे बनेगा, दूसरा, हमें लॉन्ग टर्म सुरक्षा गारंटी कैसे मिलेगी, और तीसरा कि युद्ध के बाद की जो आर्थिक रिकवरी है, प्लान है, हमारा देश बनाना पड़ेगा दोबारा, वो कैसे होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जिस तरीके की बीच में लकीर खिंची हुई है ना, उसको डीमिलिटराइज जोन कहा जाता है, DMZ। ऐसा यहां भी रूस और यूक्रेन के बीच में जहां भी सीज फायर होगा, वहां बनाने की बात, एक डीमिलिटराइज जोन बनाने की बात की जा रही है। फिर उसके पीछे एक बहुत बड़ा बफर जोन होगा जिसमें कोई, दोनों तरफ, जिसमें कोई भारी हथियार नहीं लगा सकता, दोनों ही देश भारी हथियार नहीं लगाएंगे। और जो सीमाएं हैं, जो इलाके, कुछ इलाका रूस का, छोटे छोटे इलाके, वो यूक्रेन की सेना ने कैप्चर कर लिए, और 25% हिस्सा यूक्रेन का अब रूसी सेना के कब्जे में है। ये कहा गया है कि इस पर हम बाद में बात करेंगे, मतलब ये टेरिटरी सरेंडर नहीं होगी, लेकिन हम बाद में इस पर बात करेंगे। और ये कोरियन स्टाइल का कोरियन स्टाइल मॉडल जो है बनाने की तैयारी की जा रही है। इसमें एक फिक्स लाइन ऑफ सेपरेशन होगा। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको लेके बड़ा झगड़ा है। ये फिलहाल रूस के पास है,
लेकिन जो प्लान ज़ेलेंस्की बनवाना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि ये ना रूस के पास रहे ना मेरे पास रहे, इसको अमेरिका चलाए, उस फैसिलिटी को, न्यूक्लियर प्लांट को अमेरिका चलाए। उसके बाद 2027 तक समीर जी यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिले और उसके बाद अमेरिका नेटो जैसी सुरक्षा गारंटी हमको दे और उसको अपनी संसद से पारित करवाए ताकि बाद में ट्रंप जैसा कोई आदमी आए तो वो मुकर ना पाए। अमेरिका की पार्लियामेंट जो है उसकी मुझे गारंटी दे। तीसरा, सेना को 6 लाख से 8 लाख करने की बात पर ज़ेलेंस्की राजी हो गए हैं कि मैं इतना तक तो अपनी सेना कर सकता हूं। पुतिन तो चाहते हैं कि बहुत छोटी सेना कर दी जाए और इसके अलावा वो चाहते हैं कि $400 बिलियन कमिट किए जाएं यूक्रेन का दोबारा से यूक्रेन को दोबारा खड़ा करने के लिए। देखिए, जो उन्होंने 28 पॉइंट से इसको 20 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली ये ज़ेलेंस्की की शर्तें। तो ज़ेलेंस्की की जो शर्तें बेसिकली ये किसने बनाई, ड्राफ्ट किया, अभी फ्रांस, ब्रिटेन और ये सब बैठे थे, उसके बीच चर्चा हुई और उसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया। मुझे लग रहा है इसमें से 80% बातें हैं जो रूस नहीं मानेगा। रूस ये कभी नहीं मानेगा कि भाई दोनों के बीच में एक लाइन खींच दी जाए जहां कोई नहीं रहेगा। रूस कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि भाई ये संयंत्र है वो अमेरिका चलाएगा जिस पर रूस का कब्जा है फिलहाल, कि अमेरिका वहां पर इतने करीब आ जाए। कई बातें ऐसे जिससे रूस तैयार नहीं होगा और मुझे लग रहा है कि ये फिलहाल स्वीकार नहीं होगा और ट्रंप साहब भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ट्रंप तो कहेंगे जो मैंने 28 सूत्री दिया है आप उसे स्वीकार कर लो। फिलहाल ज़ेलेंस्की के प्रति इस पर बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है इस पर बिल्कुल बात नहीं। एक खबर मैं आज जरूर आपके सामने शेयर करना चाह रहा था, चाइना की खबर है, इसको सुनिए आप। चाइना में एक फैसला हुआ है करप्शन के केस में, रिश्वत के केस में एक पूर्व बैंकर को, और वो रिश्वत भी छोटी मोटी नहीं, शायद $150 या कुछ मिलियन की बैंकर था ये व्यक्ति, इसको फांसी दे दी गई है। फांसी दे दी गई, फांसी की सजा नहीं हुई, लटका दिया गया। अब ये बहस हमारे यहां हो रही है। CHIH उनका एक बैंक है और उसके पूर्व मैनेजर हैं बाई त्यानहुई। $155 मिलियन से ज्यादा की रिश्वत के मामले में इनको दोषी पाया गया था और 2024 ने इनको कोर्ट ने इनको पिछले साल मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी और कल मंगलवार को, परसों मतलब मंगलवार को इनको फांसी दे दी गई है। ये बात मैं आपसे क्यों कहना चाह रहा था, गलत या सही, चाइना में करप्शन पर भी फांसी होती है। करप्शन, मैं नहीं कह रहा हमारे देश में ऐसा प्रावधान लागू करो, रिकवरी करनी है इसके साथ, लेकिन करप्शन पर ये नहीं, कुछ तो सख्त कानून होने चाहिए। कई सैन्य अधिकारियों को करप्शन के मामले में फांसी की सजा हुई है। मैंने खबर पढ़ी, मैं बड़ा इट वाज शॉकिंग टू मी कि करप्शन के केस में फांसी। नहीं है, वहां पर है। आप देखिए ना, माओ का जो कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था वो भी तो करप्शन के नाम पर ही है। करप्शन को एक मुद्दा हुआ था और उसमें से कितने लोग, मिलियंस लोग मारे गए थे। नहीं सर, मेरा विषय मेरा ये था कि वो तो चलो डिक्टेटरशिप है, हम लोकतंत्र हैं, लेकिन वो करप्शन पर इस हद तक जाता है सजा देने में। हम भ्रष्टाचार पे चर्चा ही नहीं करते ना। अभी 2 दिन तो हमने चुनाव सुधारों पे चर्चा की है, उसमें भी तो करप्शन का ही बड़ा मसला है ना, जो पॉलिटिकल डोनेशन, पॉलिटिकल सिस्टम। तो करप्शन पर फांसी की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन करप्शन पर सख्त एक हमको रवैया अपनाना चाहिए, वो सब मिलके अपनाएं। लेकिन आप ऐसी बातें करते कि खुद ही गले में घंटी बांधे, वाकई भोले लगते हैं आप। अच्छा, और जब केसेस होते हैं AD-CBI के तो फिर आप ही कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। नहीं, फिर उसको वित्त मंत्री बनाते हैं ना बाद में। आज समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब आपका, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।